ओके, सो अभी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम ओपनिंग दैट फाइल फॉर यू। बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं, है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट ही हमें यहाँ पे निकालनी है, उसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। So basically operating costing जो है that is a method of costing applied to determine the cost of rendering services by such undertaking which render the services. तो service costing भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है इसको हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस थी वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन था, है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग CIMA लंदन कैसे बताता है इसको कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाइज वेयर स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन अंडरटेकिंग और बाय सर्विस कॉस्ट सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग। तो क्या हो रहा है, दो बातें बोली जा रही हैं। एक तो एक जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, कोई भी अंडरटेकिंग करिए, या सर्विस डिपार्टमेंट ही है, एक ही अंडरटेकिंग में एक डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है, हम उसकी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसकी कॉस्ट भी मिनिमाइज करनी है। तो वो हम कैसे करें, उसके लिए हम यहाँ पे इस मेथड को पढ़ेंगे। ज्यादातर हम इसको अप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, जैसे बस, रेलवे, ट्रामवेज, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट पे तो प्रोडक्शन यूनिट निकालना बहुत आसान है, हम यूनिट के हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन सर्विस जो इंडस्ट्री है उसके केस में कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। सप्लाई सर्विसेज होती है हमारी, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना। वेलफेयर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, कैंटीन, होटल, और एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं। तो ये इस तरीके से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी आप जैसा कि जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। तो इनकी कॉस्टिंग पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यूनिट ऑफ कॉस्ट जो होती है इन इंडस्ट्रीज में वो कोई जॉब, प्रोडक्ट या प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि सर्विसेज रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब है कि हमने कितनी सर्विसेज दी। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है वो भी इन्वॉल्व है, और इनकी यूनिट्स जो होंगी वो भी बहुत डिफरेंट होंगी। जैसे गैस के लिए हम यूज करेंगे क्यूबिक मीटर, और गैलन और लीटर हम वाटर सप्लाई के लिए यूज करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है उसको हम कैसे कह सकते हैं, पहली बात तो जहां यूनिफॉर्म सर्विसेज हो रही हैं, कस्टमाइज्ड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमाइज्ड क्या होता है, जो ऑन ऑर्डर चीजें प्रोवाइड होती हैं। जैसे आप किसी कोई पेंटिंग बनवाते हैं, वो एक ऑन ऑर्डर है, उसकी कॉस्टिंग है। लेकिन एक एक तरीके से पैसेंजर्स जा रहे हैं, जैसे मेट्रो चल रही है ना, तो मेट्रो की कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। अब वो स्टैंडर्डाइज है कि उसने सिटी सेंटर से लेके यहाँ तक राजीव चौक तक जाना है, वो एक स्टैंडर्डाइज सर्विस है ना। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में तो कैसे निकाल सकते हैं, पर पैसेंजर किलोमीटर या पर किलोमीटर निकाल सकते हैं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसमें कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट यूनिट है। और कॉस्ट यूनिट किस पे डिपेंड करेगी कि हमारा बिजनेस कैसा है। और इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट पर आवर की हम कितनी इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉस्पिटल है तो हम पर पेशेंट पर डे हमारा कितना खर्चा आता है। कैंटीन है तो पर प्लेट या पर मील कितना आता है। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे और इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट के बेस पे यूज करेंगे। और यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट भी डिफ्रेंशिएट होगी, जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आ रही है। और टोटल कॉस्ट को हम 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे स्टैंडर्ड चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी, एक स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग चार्जेस। ये क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग चार्जेस हमारे क्या है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या, रनिंग चार्जेस क्या, ये हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वी विल अंडरस्टैंड। तो जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री में इसको हम यूज कर रहे हैं, और बहुत डिफरेंस होता है एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, एक सर्विस इंडस्ट्री में, इसलिए उनकी जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट है वो भी डिफरेंस हो जाती है। तो यहाँ पे हम जो मेन बात करेंगे, 4 टाइप्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के केस में, पावर हाउस के केस में, कैंटीन के केस में और होटल के केस में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में कॉस्टिंग क्या है, पावर हाउस में कैसे कैलकुलेट होगी, कैंटीन में कैसे कैलकुलेट होगी, और होटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होगी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट टू अंडरस्टैंड कि हम करने क्या वाले हैं, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, एनी डाउट एनीबडी?
तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए। 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे, एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड में हमारा एक रोड है, एक रेल है। तो हम लोग यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट की कैलकुलेशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है, तो अभी हम बेसिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है, हमारी पैसेंजर बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रही हैं, टैक्सीज चल रही हैं। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या हमें ये कैलकुलेट करना है कि पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो क्या आ रही है। इससे क्या होगा, जो लोग हैं हमसे प्रॉपर, जो हमसे किराया ले रहे हैं, एक तो उनसे वो सही लें और उसको हम एक बार फिक्स कर दें। आपने देखा है चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, मेट्रो हो, कहीं पे भी हो, जनरली जो रेट्स होते हैं वो फिक्स्ड कर दिए जाते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बेस्ट प्रॉफिटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हम कैसे हम उसको यूज करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की हम देखते हैं कि हम किससे जाएं, हम एक फ्लाइट से मतलब किस किस तरीके से जाएं, हम टैक्सी से जाएं, ट्रक से जाएं, बस से जाएं, किस तरीके से, अगर हमें सामान भी भेजना है तो हम किस तरीके से भेजें कि हमारा मिनिमम कॉस्ट आए। तो उसके लिए प्रोसेस क्या फॉलो होता है, सबसे पहले हम एक पीरियड आइडेंटिफाई करेंगे। उस पीरियड में हमारे जितने भी सर्विस एक्सपेंसेस होंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सेपरेट जो हमारा डेली लॉग बुक बनाई जाएगी इसके लिए हर व्हीकल की, और उसको मेंटेन करेगा ड्राइवर की कितने लोग आए, कितनी जर्नी हुई, कितने किलोमीटर का रन हुआ, है ना, कितने ट्रिप्स लगाए उसने, रनिंग टाइम कितना है, पैसेंजर्स कितने हैं, या पेट्रोल डीजल लगा तो कितना लगा। जैसे हम एक नॉर्मल बिजनेस में सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से वो सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड जो है सबसे पहले हमें, क्योंकि अगर हमारे पास पास्ट डेटा नहीं होगा तो हम फ्यूचर का नहीं बता सकते। तो हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो उसके लिए हम एक डेली लॉग बुक, जैसे हम जर्नल मेंटेन करते हैं ऐसे यहाँ पे भी हम एक डेली लॉग बुक मेंटेन करेंगे। फिर जो हमारे खर्चे हो गए सारे, हमें पता चल गए कि हमारे इतने सारे खर्चे हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हमारे हैं स्टैंडिंग चार्जेस, एक मेंटेनेंस चार्जेस और एक रनिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है जो एक तरीके से हम ये मान लो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे लाइसेंस लिया हमने, अगर हम बस चला रहे हैं तो हमें लाइसेंस चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा जहाँ गैराज में खड़ी करेंगे वहां, और इन सब का जो चार्ज है उसके लिए हमने अगर कुछ बोरो किया तो चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी लगेगी, ड्राइवर की सैलरी लगेगी, कंडक्टर की सैलरी लगेगी, है ना, अगर हम उसको पे करें। ऑफिस का जहाँ हमारा हमने जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस मेंटेन किया है उसका खर्चा आएगा, है ना, और अगर इन पे कोई डेप्रिसिएशन है तो ये हमारे फिक्स खर्चे हो गए एक तरीके से। फिर आता है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि उसकी टायर ट्यूब इनकी कॉस्ट, हम उसको बार बार ठीक करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं ना। मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस, मेंटेन करना, कि हमारी अगर एक मान लो रोड ट्रांसपोर्ट में हमारी बस है, हम एक बस चला रहे हैं तो उस बस को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट। और रनिंग चार्जेस का मतलब है जो रेगुलरली हम उसको खर्चा हो रहा है, पेट्रोल और डीजल का खर्चा, है ना, ड्राइवर की सैलरी, अगर हम उसे किलोमीटर बेस पे ले रहे हैं, यहाँ पे हम पर किलोमीटर रनिंग एक्सपेंसेस, हम जितने किलोमीटर उसको चला रहे हैं, अगर मंथली बेसिस पे होते हैं तो हम उसे ऊपर ले लेते, लेकिन हमें क्योंकि वो स्टैंडिंग चार्जेस है कि वो फिक्स्ड हो गया खर्चा। लेकिन अगर हम उसको पर किलोमीटर बेस पे ले रहे हैं तो अगर चलेगी, देखो अगर आपकी मंथली सैलरी है तो चाहे आप चलाओ चाहे ना चलाओ आपको उसे देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर वो आप किलोमीटर बेस पे चलता है ड्राइवर आपका, तो आपको उसको रनिंग एक्सपेंसेस में आएगा, चलवाओगे तो देना है, नहीं चलाओगे तो नहीं देना है। तो पहला काम हमने क्या किया, सारे सर्विस एक्सपेंसेस को इकट्ठा किया। दूसरा काम हमने क्या किया, इन तीनों पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। स्टैंडिंग चार्जेस आर लाइक योर फिक्स चार्जेस, क्योंकि ये आपको करना होगा इसलिए आपको एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। मेंटेनेंस चार्जेस जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ टायर एंड ट्यूब जो आप उसकी मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, और जो रनिंग चार्जेस है उसको चलाने का खर्चा है। तीनों अपनी जगह अलग अलग है। ठीक है, बस को अगर आपने खरीदा है वहां जो पैसा पे किया है वो स्टैंडिंग चार्जेस, अगर आप उसके इंटरेस्ट पे कर रहे हो, है ना, आपने लोन लेके बस किया वो स्टैंडिंग चार्जेस है। बस को मेंटेन करके रखने का मेंटेनेंस चार्जेस है, और बस को चलाने का पेट्रोल का खर्चा आपका रनिंग चार्जेस है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप फाइंड करोगे कितने यूनिट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करी, मतलब आपने कितने लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दिया। आपकी यूनिट जो है पर पैसेंजर किलोमीटर हो सकती है, जैसे अभी हमने बात करी थी। अगर आप सामान लाना करें, कैरेज की तरह यूज करें, तो पर टन किलोमीटर हो सकती है, ट्रक्स के लिए भी ऐसी हो सकती है। तो आपके दो पॉसिबल मेथड्स हो गए,
एक एब्सोल्यूट, एक कमर्शियल। ठीक है, एब्सोल्यूट टन का मतलब है कि जो भी आप 2 स्टेशन के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, वो आपका एब्सोल्यूट, कि कितने 10 किलोमीटर्स आपने चले है ना, ट्रांसपोर्टेशन अगर प्रोवाइड किया तो कितने किलोमीटर्स जो है, कितने टन उठाया, कितने किलोमीटर्स आप डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना वेट, मतलब हम यहाँ पे दोनों चीजें ले रहे हैं, वेट के हिसाब से भी ले रहे हैं और डिस्टेंस के हिसाब से भी ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, इट इज लाइक इफ यू वांट टू हैव योर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, तो आप कैसे इसको डील करोगे। और कमर्शियल जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, उसमें हम ट्रिप को पूरा एक होल ट्रिप मान के चलते हैं, और फिर उसमें टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि हमारा अगर कमर्शियल ट्रिप है तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस का होता है। ठीक है, एक तो है कि आपको सिर्फ यहाँ से आप ऐसे चला रहे हो कि आपको लेट्स से दिल्ली नोएडा के बीच में ही ट्रेवल कर रहे हो, बस आपका सामान ही है। एक है आपका सूरत से कहीं से सामान आ रहा है, तो उसमें क्या आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज लोड जो है वो निकालना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि आपके मल्टीपल ट्रिप्स लगते हैं, मल्टीपल जगह का सामान आ रहा है, तो भी आपको करना पड़ेगा। आप एक एक ट्रिप को कंसीडर कर रहे हो तो वो आपका एब्सोल्यूट टन्स में जाएगा, किलोमीटर्स में जाएगा। और अगर आपका बिजनेस है इस तरीके का कि आपका सामान आता जाता रहता है, तो वो आपका कमर्शियल है, तो आप एवरेज निकालोगे। उसके बाद हमारे एक व्हीकल कॉस्ट शीट बनेगी। जैसे अभी हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बनाई, ऐसी हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाएंगे, और उसको हम कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, वही जैसे अभी हम कर रहे थे कि हमने यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में हमने टोटल कॉस्ट निकाली और यूनिट कॉस्ट निकाली। अब यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी सर्विस क्या है। ठीक है, फिर हमने उसका रेट फिक्स करना है बाय एडिंग सम प्रॉफिट। तो वही काम करें एक्चुअली, जो अभी हम पढ़ के आए हैं यूनिट और आउटपुट को, काम वही हो रहा है, बट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो गया, प्रोडक्ट की जगह वो सर्विस हो गया, तो उसकी वजह से हमने चेंज किया। अदरवाइज जो हमारा कंसेप्ट है, द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है, एनी डाउट सो फार? कहीं किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू हैव, यू कैन आस्क मी। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज, एक ट्रक है, ठीक है, वो स्टार्ट करता है विद द लोड ऑफ 5 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। ठीक है, ए स्टेशन से चला, उसने 5 टन उठा के चला, यहाँ से सामान उसको लेके जाना था। फिर उसने वहां पे स्टेशन बी पे गया और उसने 2 टन्स जो है वो अनलोड कर दिया, और बाकी जो 3 टन्स थे वो उसने सी स्टेशन पे दे दिया, और फिर वो वापस स्टेशन ए पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से जब वापस आ रहा था तो उसने स्टेशन सी से 4 टन्स और पिक कर लिया। ठीक है, तो आप समझे, ए से उसने 5 टन उठाया, बी पे 2 टन ड्रॉप किया, सी पे 3 टन ड्रॉप किया, 4 टन और पिक कर लिया। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंसेस हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, ठीक है, वो कैसे हैं, ए टू बी जो है वो 80 किलोमीटर्स है, बी टू सी जो है वो 120 किलोमीटर्स है, और सी टू वापस ए आने के 100 किलोमीटर्स है। तो अब हम इसको एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर्स और कमर्शियल 10 किलोमीटर्स में कैसे डिफरेंस करेंगे, वो मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ। अगर हम इसको एब्सोल्यूट लेके चलें तो 80 किलोमीटर्स उसने 80 किलोमीटर्स उसने कितना टन उठाया, बताइए। 5, तो इसलिए हमने 80 टू 5 कर दिया। ठीक है, अब बी टू सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, बताइए। बी टू सी में कितना डिस्टेंस है और कितना लोड है, ये देखिए यहाँ लिखा है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर्स, और कितना लोड लेके चल रहा है वो यहाँ पे बी टू सी में, 3 टन, क्योंकि 5 टन से वो स्टार्ट हुआ था, बी पे उसने अनलोड कर दिया ना, तो 3 टन बच गया, तो 120 इंटू 3, और फिर लास्ट में उसने 100 इंटू 4, है ना, जब वो सी से वापस गया तो उसने 100 इंटू 4 किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 116 टन जो है वो किलोमीटर आ गया उसका। लेकिन अगर हम इसको एवरेज आउट कर दें, तो एवरेज आउट कैसे करेंगे, हमने इसको भी एवरेज निकाला, 80 प्लस 120 प्लस 10, क्योंकि हम कमर्शियली काम कर रहे हैं, और कमर्शियल में इतना सारा डेटा होता है कि हम उसको
एक एक इंडिविजुअल नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी आपकी डिस्टेंस है उसको एवरेज आउट कर दो, जितना भी आपका लोड है उसको एवरेज आउट कर दो, दोनों को एवरेज करके आप निकालो, तो ये 1200 टन आ गया। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तो हम जो है ये मेथड जो है ज्यादा रिलायबल माना जाता है। एब्सोल्यूट मेथड आपको इजी लग रहा है कि ठीक है जितना आपने ट्रेवल किया उतना कर लो, लेकिन कमर्शियल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम एवरेज आउट निकालते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में जो हम यूज करते हैं वो हम एब्सोल्यूट ही यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे टन्स भी कम आ रहे हैं, लेकिन रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम कमर्शियल यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम में बताया होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप ये यूज करेंगे एब्सोल्यूट। तो परफॉर्मा देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का कैसे बनता है। यहाँ पे हमने ऊपर व्हीकल नंबर लिखा, बेस पीरियड जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, कितने किलोमीटर हमने चलाया वो लिखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस कितने हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमारा पीरियड बेसिस पे चलेगा, मंथ का है, ईयरली है, जैसा भी चलेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, गैराज रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, ड्राइवर सैलरी, ये सब हमारे मंथली बेसिस पे चलेंगे। तो ये हमारा हमने सबको इकट्ठा किया और हमने टोटल ए लिख दिया, ये हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। ठीक है, फिर हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टायर एंड ट्यूब करके उसको लिखा, वो हमारा हमारा मेंटेनेंस चार्जेस आ गया। और तीसरा हमारा रनिंग चार्जेस, हमारा पेट्रोल डीजल, अगर डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर दे दिया हो, तो पीरियड बेस पे दिया होता तो हम स्टैंडिंग में डाल देते, किलोमीटर बेस पे दिया है तो हम रनिंग बेस पे डाल देंगे। ड्राइवर और उसकी सैलरी अगर मंथली बेस पे दिया है तो हम स्टैंडिंग में डालेंगे, अगर किलोमीटर बेस पे दिया है तो हम रनिंग में डालेंगे। इस तरीके से हमने टोटल दोनों को, तीनों को कैलकुलेट किया और ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है या पर किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर, जैसे भी निकालनी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेम फंडा, टोटल में से टोटल डिवाइडेड बाय हमारे जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय हमारी यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट क्या है, हमारे किलोमीटर्स या पर पैसेंजर किलोमीटर, जितने भी हमारे जो भी हमारे को दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पे किया और यहाँ से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल दिया। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस, इन एनी ऑफ द पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया और हमने परफॉर्मा डिस्कस किया, यहाँ पे कहीं किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, आप न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से कर ही लेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपका होमवर्क है, आपको इनको करना है प्रैक्टिस, और इनमें वही सब बातें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट किया हुआ है जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो आपको रनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब आपको निकालना आएगा। फिर हमने जब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेंगे, तो वो भी हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यू मस्ट डू दीज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो वो तभी आप एग्जाम में न्यूमेरिकल कर पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ कि आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसको करिएगा। अभी आप पहले इतना न्यूमेरिकल करिए, अगर आप सारे करके देखिएगा, अगर 10 न्यूमेरिकल्स हैं बस, हम पावर हाउस कॉस्टिंग हम वी कैन डू लेटर, या अभी करा दूं? चलो कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। फिर आपके पास कल का दिन भी है तो आप अच्छे से इसको, कल संडे है तो आप पूरा दिन लगा के इस चैप्टर को कर सकते हैं। लेट्स डू दिस। सो पावर हाउस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे काम करता है? अब यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट विल रिमेन द सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाई हो रही है ना। तो हमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर पता होनी चाहिए, तभी तो हम लोगों से चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर हाउस के केस में हम क्या करते हैं, दो तरीके की कॉस्ट निकालते हैं। पहला कॉस्ट है स्टीम प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी दो तरह की कॉस्ट निकलती हैं। स्टीम प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या मतलब है, ये जैसा कि नाम से बताते हैं स्टीम प्रोडक्शन, तो पहले स्टीम बनेगी फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये हमारी एक तरीके से रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आपका कोल, वाटर सॉफ्टनर, लेबर कॉस्ट, वेजेस, है ना। और आप इसको कोल हैंडलिंग कर रहे हो या जो भी आप इसके लिए वेजेस दे रहे हो, ओवरहेड कॉस्ट कर रहे हो, स्टोरेज कॉस्ट कर रहे हो, सुपरविजन, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है वो पर एलबी आ रही है, क्योंकि स्टीम प्रोडक्शन जो है वो एलबी में हो रहा है, पाउंड्स में हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे आ रही है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है वो किलोवाट में होता है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे
आपकी जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जो रिलेटेड आइटम्स हैं अब वो दिखाओगे कि जो आपके ऑपरेटर्स हैं, स्टोर्स, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, प्रोविजन चार्जेस, डेप्रिसिएशन, तो ये आप जो कॉस्ट निकालोगे इट विल बी पर किलोवाट और पर किलोवाट आवर। फिर इन दोनों का टोटल करके हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, क्योंकि स्टीम निकालने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है इसलिए उसकी कॉस्ट अलग तरीके से निकाली जा रही है। इलेक्ट्रिक जनरेशन का प्रोसेस अलग होता है, उसकी कॉस्ट अलग तरीके से, क्योंकि उन दोनों में आइटम्स जो है वो अलग अलग है। फिर हमने वही काम करना है, एक बार हमारी टोटल कॉस्ट निकल गई, जितनी भी हमारी पर यूनिट्स हो रही हैं उनको उससे डिवाइड कर देना है, और इस तरीके से हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना है। स्टैंडिंग चार्जेस क्या है हमारे, जो हमारा लेबर ऑपरेट कर रहा है मंथली बेसिस पे, या जो स्टाफ सुपरविजन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ये सारे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस हैं। और वेरिएबल चार्जेस क्या है, जितना आप रनिंग करोगे, जितना ज्यादा कोल यूज करोगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस और लुब्रिकेंट्स, स्पेयर, स्टोर्स, है ना, ये बहुत क्लियरली इंडिकेटेड है इससे कि जो हमारे फिक्स चार्जेस हैं, स्टैंडिंग चार्जेस हैं और वेरिएबल चार्जेस हैं। तो ये आप ये जो डिफरेंशिएट करना है, इट कम्स ओनली एंड ओनली विद द प्रैक्टिस। जब आप ये न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें और किस चीज को हमने, जैसे यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमारी इतनी यूनिट्स जनरेट हुई, ऑपरेटिंग लेबर है, अब लेबर, ऑपरेटिंग लेबर हमारी स्टैंडिंग चार्जेस में जाएगी, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस में लगा रखा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है तो इसलिए उसको वेरिएबल में दिखा रखा है। इसी तरह से लुब्रिकेंट हमारा यहाँ दिखा रखा है। लेकिन प्लांट जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी तो हमें पर मंथ देनी है ना, आपका एक प्लांट लगा हुआ है, सुपरवाइजर अपॉइंटेड है, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम उसको नहीं देंगे, तो हमें मंथली देनी है। तो इसलिए यहाँ पे प्लांट सुपरविजन यहाँ आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, आपके ऑफिस का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो भी आपको देना ही है। लेकिन जो कोल कंज्यूम्ड है वो आप वेरिएबल में दिखाओगे, है ना। और डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 5%, ये भी आपका कैपिटल कॉस्ट भी लगेगा ही लगेगा, तो इसको आप यहाँ दिखाओगे। ठीक है, एनी डाउट इन दिस, कहीं किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल सेम सेम चलते रहेंगे कैंटीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। जो कैंटीन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है उसमें अब हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो गया इसी तरह यूनिट चेंज हो गया, है ना, तो इसमें हम कॉस्ट पर प्लेट मील और ब्रेकफास्ट इस तरीके से, जैसे आप जब जाते हो कैंटीन में या कहीं भी जाते हो तो आपको जहाँ खाने पीने के जाते हैं वहाँ उनके रेट्स लिखे होते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एक तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब आप क्या क्या आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हो, टी की कॉस्ट, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, क्या सामान मिल रहा है वहां पे। ठीक है, फिर है लेबर, जो हमारी क्या लगती है, वहां कुक लगा होगा, उसका एक असिस्टेंट होगा, एक सर्वेंट होगा, एक सुपरवाइजर होगा। ठीक है, ये जनरल है। और उसके अलावा क्योंकि आप खाना बना रहे हो तो वहां खाना बनाने की कॉस्ट में फ्यूल भी लगेगा, है ना, स्टीम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, वुड, वट एवर यू आर यूजिंग। और इसके अलावा आपके मिसलेनियस खर्चे हैं, स्टीम, सॉरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये आपका, अगर आपने वहां पे लिया हुआ है, आपका सेटअप अच्छा है तो आपको रेंट भी देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, है ना, फायर का काम होता है तो इंश्योरेंस भी लेने होते हैं। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोग हैं जो डेली आपके यहाँ आ रहे हैं, वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे को प्रॉब्लम आती है वो आती है कि ओवरहेड्स जो हमारे होते हैं उनको हम कैसे, क्योंकि खाना का जो टाइम ऐसा नहीं होता कहीं भी पूरे दिन ही खाना चल रहा है ना, प्रोडक्शन में तो क्या आप पूरा दिन प्रोडक्शन चला रहे हो, लेकिन खाने के अपने अपने टाइम स्लॉट्स हैं और इरेगुलर है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरल बेस पे अपनी कॉस्ट पर मील निकाल लेते हैं और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट जो हमने मील सर्व किए हैं उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक जो आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास क्योंकि कैंटीन है, आप अगेन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपको डेटा होगा आपके पास, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपकी कॉस्ट होगी, यही हमें समझना है। ठीक है, तो कुछ कॉस्ट, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पेरिशेबल होंगी, लाइक दूध है, ब्रेड है, ये चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम बहुत ज्यादा आइटम नहीं खरीद सकते, है ना, लेकिन चम्मच वगैरह ये सब हम बहुत सारे खरीद सकते हैं।
तो ये हमें देखना होगा क्योंकि वो भी हमें ऐड करना होगा। तो अब इसकी कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, जैसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैंटीन की बात कर रहे हैं तो पहले तो आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी क्या कॉस्ट है उन सामान की। फिर इसके अलावा वेजेस, सैलरीज जो आप दे रहे हो वो आपकी कॉस्ट है, फ्यूल एंड पावर और मिससेलेनियस। और कई बार क्या होता है हमें सब्सिडी मिल जाती है ना, तो जो सब्सिडी मिल जाती है, छूट मिल जाती है, वो हम दिखाते हैं यहाँ पे। और अपना प्रॉफिट और लॉस जो होता है जितना हम ऐड करना चाहते हैं उसको तो हम सेल्स कर देते हैं। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पर मील जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इन्होंने क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना आपको कॉस्ट पर मील फॉर ए कैंटीन रन बाय जॉइंट काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मेघदूत लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने मीट बताया कि हमें कितना मिलेगा, एग्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, राइस। तो पहले तो उनका खर्चा हो गया, फिर वेजिटेबल वेजेस एंड सैलरीज हो गया। और फिर हमारे कंज्यूमेबल स्टोर्स, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स कम। इसमें ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन नॉर्मल आता है। इट इज जस्ट दैट आपको 4 ही टाइप्स ऑफ आपके पास आइटम्स, 4 ही टाइप्स ऑफ सर्विसेज ले रहे हो आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी सर्विस में क्या खर्चा आएगा और उस खर्चे को कहाँ दिखाया जाएगा। अगर आपको इतना डिवीजन भी समझ में आ जाए ना, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। कि जैसे इन्होंने प्रोविजंस में ये सब जो आइटम्स है उनको दिखा दिया, वेजेस सैलरीज दिखा दिया, कंज्यूमेबल स्टोर्स जो हमारा सामान यूज होता है, गैस इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स यहाँ दिखा दिया, तीनों को टोटल किया और हमारा नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आ गया। अगर ये देखो नंबर ऑफ मील्स हमारे 2500 हैं तो वहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी कॉस्ट निकल गई। कंपनी सब्सिडी भी हमें दे रही है, वो भी हमने माइनस कर दिया। एनी डाउट सो फार? ओके, अभी इसी तरीके से हमारी होटल इंडस्ट्री है। ठीक है, जो होटल सर्विसेज है वहां पे क्या होता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है ना, तो उसको हम इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं रूम डेज के हिसाब से, है ना। तो होटल सर्विसेज में हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग है, मतलब आप रहने का जो खर्चा है वो आपका है, उसमें मतलब खाने का भी खर्चा है वो भी इंक्लूडेड है, कैंटीन कॉस्टिंग भी है, वो भी हम इसको हेल्प मिल जाती है हम जब हम कैंटीन कॉस्टिंग करते हैं। तो जब मेन जो है यहाँ पे रहने जो खाने का खर्चा है वो तो कैंटीन के तरीके से ही काम करेगा, लेकिन जो रहने का खर्चा है, जो रूम्स एंड एकोमोडेशन है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं पर रूम पर डे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जगह होती है, सिटीज होते हैं, वहां पे तो नॉर्मली लोग आते जाते रहते हैं ना, दिल्ली में जैसे होटल्स हैं वहां तो लोग आते ही रहेंगे। लेकिन जो हिल स्टेशन हैं या जैसे पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऐसी जगहों पे क्या होता है, सीजनल ज्यादा चलता है। कि सीजन अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुंभ का मेला लगा तो बहुत लोग पहुंचेंगे, है ना, नॉर्मल डेज में इतने नहीं होंगे। तो लेकिन हमें तो अपनी कॉस्ट जो है वो इक्वली डिवाइड करनी है, इस तरीके से डिवाइड करनी है कि अगर ऑफ पीक डेज भी है, ऑफ पीक सीजन भी है, तब भी हमारी कॉस्ट जो है वो निकल जाए। उसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे और सारे एक्सपेंसेस को एक साथ करके एंड देन विल इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिखा है, मिस्टर दीपन रॉय इज द ओनर ऑफ ए 5-star होटल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम, you are requested to advise him as to what rent should be charged from his customer per day so that he is able to earn 10% on the total cost other than the interest. ठीक है, तो इन्होंने आपको सैलरी दी हुई है, रूम अटेंडेंट की सैलरी दी हुई है ना। देयर इज 1 रूम अटेंडेंट फॉर 1 रूम, हर एक के लिए एक अटेंडेंट रहता है, और जो भी इस तरीके से पे करता है। रिपेयर्स का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, और लिनियन एटसेट्रा जो वहाँ पे जैसे चादर वगैरह और सामान जो होता है, सनरीज है, इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग का खर्चा है। अब आपको यहाँ पे यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको ये पता हो कि कौन सा खर्चा हमारा रेगुलर डेज का है और कौन सा खर्चा जो है वो हमारा पीक सीजन है, कौन सा ऑफ पीक सीजन है, और कैसे हम उसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हमारा इसके अलावा एक और इक्विपमेंट है, कौन से खर्चे फिक्स्ड हैं, कौन से खर्चे वेरिएबल हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ सकता है। और हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो भी लिखा हुआ है, और बिल्डिंग हमारे को है जो हमने ले रखी है ऑफ कोर्स 80 लाख की, उस पर डिप्रिसिएशन जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अभी क्या है, हमारे पास 100 रूम है, 30% of the rooms are normally occupied in winter and 80% in summer. So you may assume that the period of summer and winter is 6 months each and there are 30 normal days in each. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि हमारे रूम डेज कितने हैं, क्योंकि रूम डेज से ही सारी कैलकुलेशन होगी।
क्योंकि इन्होंने बोला विंटर में हमारे 100 रूम्स में से 30 ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, और 30 डेज हैं, तो हमने निकाली कि 5400 जो है वो हमारा विंटर डेज है, और 44,400 जो है वो हमारा समर डेज है। तो इसका मतलब है 19,800 हमारे रूम डेज है। जैसे हम वहाँ यूनिट निकालते हैं, क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे रूम डेज निकाले जाएंगे, और बेस पीरियड जो है हमारा ये होगा। अब हमने क्या करना है, सारी जो खर्चे हैं उसको इसी हिसाब से दिखाना है। स्टाफ की सैलरी में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई स्टाफ ले ऑफ कर देते हैं, नो, स्टाफ हमेशा हमारा वही रहता है, तो स्टाफ की सैलरी सीधा रहेगी। लेकिन रूम अटेंडेंट जो है उसकी सैलरी रूम के हिसाब से है, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि हर एक रूम के साथ एक रूम अटेंडेंट है, तो जितने रूम्स ऑक्यूपाइड होंगे उतने ही तो हमारे रूम अटेंडेंट्स होंगे, तो उनकी सैलरी उसके हिसाब से है। रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग तो जो दी है वो दी है, लाइटिंग भी रूम के हिसाब से होगी, है ना, पावर भी उसी हिसाब से है, और लिनन एटसेट्रा का स्टैंडर्ड खर्चा है, सैलरी स्टैंडर्ड है, डेप्रिसिएशन भी स्टैंडर्ड खर्चा है जो उन्होंने दिया, और क्या इंटरेस्ट बाकी सब है। सिर्फ जो है रूम के हिसाब से आप रूम अटेंडेंट का कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा टोटल ये निकला, और उसके हिसाब से हमारे रूम चार्जेस पर डे जो है वो निकल के आ गए। राइट, एनी डाउट इन दिस? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का मैटर है कि आपको सेग्रीगेशन करना आना चाहिए कि कितना किसमें जो है वो हम कहाँ पे कौन सा दिखाएंगे। टोटल कॉस्ट को ऐड करना है और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम डेज से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास पर रूम डे आ गया। अब जो जितने दिन के लिए आ रहा है, जितने लोग आ रहे हैं, जितने रूम्स ले रहे हैं, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास निकल गया। अगर कोई बंदा आता है बोलता है मुझे 10 दिन रहना है, तो हम बोलेंगे ठीक है 2700 आपका है ना, क्योंकि हमने इससे प्रॉफिट अपना ऐड कर दिया। सो दिस इज रेंट चार्जेस पर रूम डे, पर रूम पर डे, ठीक है। So total we have 14 illustrations in this. Major जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसपोर्टेशन में से आता है, ठीक है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आई एम नॉट सेइंग कि वही आएगा, बट कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे। डू द इलस्ट्रेशंस, आप इलस्ट्रेशंस भी सारी कर लेंगे तो भी आपका काफी अच्छा हो जाएगा, बट डू प्रैक्टिस, इसको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। ऑलराइट, Okay, ma'am. Yes,